एवरीवन, वेलकम टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम आरआरबी के सभी एग्जाम के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर आए हैं। और इससे पहले हमने साइंस के चार प्रैक्टिस सेट अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहें तो उन प्रैक्टिस सेट की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आरआरबी के सभी एग्जाम, अब चाहे वो आरआरबी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी या लोको पायलट या फिर आरआरबी एएलपी या एनटीपीसी का ही एग्जाम क्यों ना हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हमने आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर सेलेक्ट किए हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही वीडियो में बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1 माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर है। अब देखो, 1 माइक्रोन रटना नहीं है, समझना है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 मीटर के। किसके? 10 की पावर माइनस 6 मीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। इसको हम इस तरीके से तोड़ कर लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस 3 और गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर। लिख सकते हैं भाई, 3 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा? माइनस 6 ही हो जाएगा। ठीक। अब देखो, ये जो 10 की पावर माइनस 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3 का मतलब होता है मिलीमीटर। क्या होता है? मिलीमीटर। तो हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने सारे आंसर मिलीमीटर में ही दे रखे हैं, इस वजह से हमने मीटर को मिलीमीटर में ब्रेक कर लिया। ठीक। अब 10 की पावर माइनस 3 को अगर मैं 1 के बटे में लेकर चला जाऊंगा तो ये प्लस की पावर हो जाएगी। भाई, प्लस की पावर हो बटे में हो तो ऊपर जाकर माइनस की हो जाती है, और अगर माइनस में दे रखी है तो फिर ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगी। ठीक है। और प्लस की दे रखी है तो फिर ऊपर जाकर माइनस की हो जाएंगी। ठीक। तो मिलीमीटर हो गया। अब 10 की पावर प्लस के 3 का मतलब हो गया 1 के अगर 3 जीरो लगी हुई है। कितनी जीरो? 3 जीरो। ठीक। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है? 1000। अब जैसे ही हम इसको भाग करेंगे तो इसका मतलब 1 2 3, 3 जीरो हो तो 3 नंबरों से पहले ऊपर पॉइंट लगना। अब यहाँ पर तो एक ही नंबर है, तो इसको 3 बनाने के लिए 3 नंबर बनाने के लिए 2 जीरो लगा लेंगे पहला, और इन सभी से पहले क्या कर देंगे? पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.001 मिलीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। टैकोमीटर से निम्न में से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है दाब, तापक्रम, चाल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, टैकोमीटर से नापा जाता है चाल। अब चाल में भी कौन सा? जो घूर्णन चाल होती है, घूर्णन चाल ही टैकोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक। अगर हम नॉर्मल यानी गति वाली चाल की बात करें, जैसे एक समान चाल से बढ़ रहे हैं इस तरीके से, ठीक, तो उसके लिए हम स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। जो वाहनों में लगा हुआ होता है। ठीक है। स्पीडोमीटर के द्वारा वाहन की चाल मापी जाती है। और यहाँ पर टैकोमीटर से घूर्णन, जो पहियों में घूर्णी गति होती है, ठीक है, उस चाल को किसके द्वारा मापा जाता है? टैकोमीटर के द्वारा। दाब की बात करते हैं दोस्तों। दाब नापने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। किसका? बैरोमीटर का यूज किसमें किया जाता है? दाब मापने के लिए। और तापक्रम नापने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। किसके? थर्मामीटर का। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, जैसे बुखार होता है तुरंत एकदम डॉक्टर ताप मापता है, और ताप मापने के लिए क्या करता है? थर्मामीटर का यूज करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से कुछ समय के बाद जो पीतल के बर्तन होते हैं उन पर हरे रंग के हो जाते हैं, मतलब उन पर हरे रंग की परत जम जाती है। तो किस कारण से होता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संक्षारण की वजह से जो पीतल और कांसे के बर्तन होते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा आपके घर में पुराने, मतलब आपके दादा दादी के ज़माने के बर्तन रखे हुए होंगे। ठीक है। तो पीतल और कांसे, वे ग्रीन सी परत उन पर जम चुकी होगी। ठीक। तो वो किसकी वजह से होता है? संक्षारण की वजह से। ठीक है। और संक्षारण की वजह से लोहे पर कौन से रंग की परत जम जाती है? लाल भूरे रंग की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मेड्यूला ऑब्लंगेटा निम्न में से किस अंग का भाग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसका? मस्तिष्क का भाग मेड्यूला ऑब्लंगेटा। और ये मस्तिष्क में कौन से मस्तिष्क का भाग है? क्योंकि मस्तिष्क के 3 भाग है, एक अग्र मस्तिष्क, ठीक है, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। तो दोस्तों, मेड्यूला ऑब्लंगेटा ये जो पश्च मस्तिष्क होता है उसका सबसे आखिरी भाग होता है। और ये क्या काम करता है? तो ये जो रीढ़ होती है, रीढ़ को मस्तिष्क से जोड़ने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संवेग का मात्रक कौन सा है? संवेग होता है P बराबर mv। m यहाँ पर द्रव्यमान है, v यहाँ पर वेग है। m द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, v वेग का मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड। देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर वस्तु पर निम्न में से क्या कार्य कर रहा होता है? मतलब कोई वस्तु है ये, ठीक है, और ये वस्तु यहाँ पर जमीन पर रखी हुई है। ठीक। तो इस पर हर समय क्या काम कर रहा होता है? कौन सा बल काम कर रहा होता है? ठीक है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भार। भार क्या होता है, mg। ठीक है, तो इसके द्रव्यमान की वजह से और इस गुरुत्वीय त्वरण की वजह से हमेशा इसका भार इस पर नीचे की ओर को काम कर रहा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 किलोग्राम की बस है एक। ठीक, ये बस 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाल से चल रही है। ठीक, अचानक ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने पर ये 6 सेकंड के बाद रुक गई। ठीक, तो ब्रेक के द्वारा लागू किया गया बल कितना है। ठीक, अब देखो यहाँ हम m की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1000 किलोग्राम। अब यहाँ चाल, चाल यानी कि वेग, प्रारंभिक चाल u की बात कर रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। जो चाल वेग होते हैं ये किलोमीटर पर आवर में नहीं लिए जाते, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए किस में लिए जाते हैं, तो ये लिए जाते हैं मीटर पर सेकंड में। अब देखो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि 54 किलोमीटर, जैसे ही हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक, क्यों करते हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो 18 से इसको पहले काट के यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 18 या 54 होंगे, और तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड की चाल से वो बस चल रही है। ठीक, क्या हुआ, अचानक से उसमें ड्राइवर ने क्या करा, ब्रेक लगा दिए। ठीक है, ब्रेक लगाने पर टी कितना, 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद बस रुक गई। तो जब बस रुकी तो वेग, अंतिम वेग कितना हो गया, 0। तो अगर हम वेग में परिवर्तन निकाल लें, वेग में क्या निकाल लें, परिवर्तन dv। ठीक, तो कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस यानी 15 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगा। ठीक है, अब उसने बल की बात करी, किसकी बात करी, बल। बल F बराबर क्या होता है, ma, क्या होता है, ma। ठीक, अब यहाँ पर देखो m की वैल्यू तो दी हुई है लेकिन a की वैल्यू नहीं दी। a क्या होता है, त्वरण। त्वरण किसे हम कहते हैं, त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन को। किसको, वेग परिवर्तन को। तो m, अब a जो होता है ये होता है dv/dt, किसके, dv/dt के बराबर। अब m की वैल्यू कितनी है, 1000, dv की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी, 15। ठीक है, आप अगर dv भी ना निकालते यहाँ पर तो सीधी डायरेक्ट इसको 54 किलोमीटर पर आवर को जो हमने चेंज करके लिखा था u, ये भी रख सकते हो यहाँ। ठीक, और t की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ, 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से इधर काट देंगे कितना आ जाएगा, 500। तो 500 की 5 से गुणा करने में कितना आएगा, 5 पंजे 25 और 2 जीरो, यानी 2500 आ जाएगा न्यूटन। इतना बल जो है इस पर कार्य कर रहा होगा। अब दोस्तों किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं ये भी मैं आपको एकदम बता देता हूँ। देखो 1 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करनी होती है। ठीक है, और जो घंटे होते हैं उसको सेकंड से पहले मिनट में बदला जाएगा तो 60 से गुणा होगी, और फिर मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा होगी। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3। ये आ जाएगा हमारे पास, ऊपर तो कितना आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 6 या 18। तो 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं 1 किलोमीटर पर आवर में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक 6 न्यूटन सेकंड समवेग, तो पी की वैल्यू दे दी उसने कितनी, 6 न्यूटन सेकंड। ठीक, वाले 12 किलोग्राम, एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 किलोग्राम वाले पिंड की गतिज ऊर्जा निकालनी, गतिज ऊर्जा यानी के की वैल्यू। ठीक है, अब देखो के और पी में आपने एक संबंध पढ़ा, मैंने कराया है कई बार। के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है p²/2m। ये मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया, किस तरीके से आता है चलो ये भी बता देता हूँ। देखो p बराबर होता है mv, p बराबर क्या होता है mv, और k बराबर क्या होता है 1/2 mv²। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, k बराबर, देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 को तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और यहाँ पर 1m लिखा हुआ, मैंने क्या करा, 1m से भाग कर दी और 1m से गुणा कर दी, तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, इस m से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा तो यही आ जाएगा। क्लियर है, अब k बराबर देखो ये mv दे रखा है, इसका स्क्वायर हो रहा है, और mv जो हो ये किसके बराबर है, p के, और इन पे स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर p पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2m। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 6 गुणा 6 और बटे 2, m की वैल्यू कितनी 12, तो 6 से काटेंगे 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 2 से काटेंगे 2 तिया कितना आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2, 2 से इसको भाग करेंगे तो 1.5। ठीक है, और मात्रक हो जाएगा इसका जूल, तो 1.5 जूल। तो ऑप्शन सारे गलत दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं एक ऑप्शन काट के सही कर देता हूँ, 1.5 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हृदय की गति मापने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है, कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम का यूज करते हैं हम हृदय की गति मापने के लिए। ठीक है, और बैरोमीटर से नापा जाता है दाब, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है दाब, और हाइड्रोमीटर से नापा जाता है द्रव का घनत्व। क्या नापा जाता है, द्रव के सापेक्ष घनत्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं।
ओजोन। दोस्तों ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है? O3। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मीठी खुशबू वाला पदार्थ है? तो सही आंसर है एस्टर। एस्टर मीठी खुशबू वाला पदार्थ होता है और इसी वजह से इससे क्या बनते हैं? साबुन बनाए जाते हैं, साबुन। ठीक है, साबुन बनाने के लिए एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, साबुनीकरण के लिए। ठीक, और एस्टर से ही बनाया जाता है इत्र। इत्र यानी कि परफ्यूम, जिसको आप परफ्यूम के रूप में यूज करते हो। ठीक है, वो किस एस्टर से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेमी की एक बूंद की को है दोस्तों 1000 छोटी बूंदों में तोड़ने पर छोटी बूंद की त्रिज्या क्या होगी? इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखो उसने कहा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की ये क्या है? बूंद हमारे पास ये इतनी बड़ी। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है उसने? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? अब उसने कहा कि इसको हमने छोटी छोटी 1000 बूंदों में तोड़ दिया। कितनी बूंदों में? 1000 बूंदों में तोड़कर इस तरीके से तोड़ दिया हमने। ठीक, तो जो ये बूंद है हमारी छोटी वाली, इनकी त्रिज्या क्या होगी? इनकी त्रिज्या क्या होगी? अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जो ये बड़ी बूंद है इसी को तो हमने इन छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा। जो ये बड़ी बूंद है हमारे पास, ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या की, इसी को तो हमने इन छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा, इनमें छोटी छोटी बूंदों में 1000। ठीक, तो यानी इस हिसाब से जब भी हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाते हैं, ठीक, एक चीज़ से हम दूसरी चीज़ बनाते हैं तो आयतन अपरिवर्तित रहता है। ध्यान रखेंगे ये वाली बात। जब भी हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु, मतलब एक वस्तु को एक रूप से दूसरे रूप में बदलेंगे, ठीक है, तो आयतन अपरिवर्तित रहेगा। तो यानी जो हमारे पास बड़ी बूंद का आयतन है, किसका? बड़ी बूंद का आयतन है। ठीक है, एक बड़ी बूंद का जो आयतन है वो बराबर होगा 1000 छोटी बूंद के आयतन हो गए। ठीक है, तो छोटी बूंद के आयतन के बराबर होगा। समझ में आई बात? क्यों होगा? क्योंकि इसी बूंद से तो हमने ये छोटी बूंद बनाई। अब बड़ी बूंद कैसी है? होती है गोले के आकार की। तो गोले की त्रिज्या हो जाए, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बड़ी है तो बड़ी आर मैंने इसकी त्रिज्या मान ली, बराबर। अब यहाँ पर 1000 गुणा छोटी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। ये भी तो बूंद भी तो ये गोले के आकार की बनी होगी, ये भी छोटी है तो इसकी त्रिज्या हम कुछ और मान लेंगे, यानी छोटा आर मान लेंगे तरीके से। ठीक, अब यहाँ 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आर की पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा? 1000 स्मॉल आर की पावर 3। ठीक, अब इस 1000 को इधर बटे में ले आएंगे तो आ जाएगा आर की पावर 3/1000 और बराबर में कितना आ जाएगा? कैपिटल आर की स्मॉल आर की पावर 3। इधर से 3 घात हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगी? 1/3 पावर, क्योंकि घात पलट जाती है जब हम बराबर में लेके जाते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखो, या इसको कहीं भी मत लेके जाओ, इसी तरीके से ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पर घात से देखो, घात कट जाएगी। आर किसके बराबर आ जाएगा? कैपिटल R/10 के। और कैपिटल आर कितना दिया हुआ है यहाँ? 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर। 20/10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी तो कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल मादा एनाफिलीज ही मलेरिया के परजीवी को इधर से उधर करता है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लेकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक तार में 20 वोल्ट विभवांतर लगाने, वी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 वोल्ट लगाने पर चालक तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर। क्लियर? कितने सेकंड तक? 2 सेकंड तक। तो टी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 2 सेकंड। तब उसने कहा है तब किए गए कार्य की गणना करनी, यानी डब्ल्यू की वैल्यू निकलवा रहा है। अब देखो, आपने विभवांतर का सूत्र पढ़ा होगा, वी बराबर होता है W/Q। क्या होता है? W/Q। यहाँ से अगर हम Q को इधर ले जाएंगे तो W किसके बराबर आ जाएगा? VQ के। किसके बराबर? VQ के। अब देखो Q की वैल्यू तो उसने दी नहीं है, इस Q की वैल्यू थोड़ी ना दी उसने, तो Q की जगह पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, Q बराबर होता है IT। क्या होता है? Q बराबर IT। तो जैसे ही Q की जगह पर रखेंगे तो ये आ जाएगा IT। तो V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 20। I की वैल्यू कितनी है? 10। T की वैल्यू कितनी है? 2। तो सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 20 की 10 से गुणा 200, 200 की 2 से गुणा करेंगे तो 400, तो 400 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिड्डा। जो टिड्डा होता है दोस्तों, उसके कान कहाँ पर स्थित होते हैं? पैरों पर, पंखों पर या पेट पर? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पैरों पर। टिड्डे के कान जो होते हैं पैरों पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर निम्न में से किसके बराबर होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 की पावर -9 मीटर जो होता है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है।
10⁻³ की बात करूँ तो ये 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसकी 10⁻6 की बात करूँ तो ये 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। 10⁻12 की बात करें तो ये 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। ठीक है। और अगर एक फर्मी की बात करी जाए, इसकी फर्मी की बात की जाए तो एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। और अगर एक एंगस्ट्रॉम की बात की जाए तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े व्यक्ति के सामने तेज गति से ट्रेन गुजरने पर व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्ति जो हो वो प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जाकर गिरता है, या व्यक्ति गाड़ी की ओर गिर सकता है, या बी व सी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति जो हो वो गाड़ी की ओर गिर सकता है। देखो आपने देखा होगा जब आप रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो आपको सलाह दी जाती है कि आप पटरियों से दूर खड़े हों, मतलब जो रेलवे स्टेशन होता है उसकी जो किनारे हैं उससे दूर खड़े हुए। अब अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ऐसी सावधानी नहीं बरतते हैं, तो देखो जैसे ये ट्रेन है, क्या है ये ट्रेन, ठीक है। तो व्यक्ति आगे की ओर क्यों गिरेगा, इसका क्या कारण है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। अब जैसे ये ट्रेन हो गई, ठीक, और यहाँ पर ये स्टेशन है और इस स्टेशन पर क्या है, व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ये व्यक्ति इस ट्रेन की ओर को गिर सकता है। कैसे गिर सकता है, देखो इसके, अब जब यहाँ पर ट्रेन नहीं थी, ठीक, तो यहाँ पर जो वायु थी वो, यहाँ पर वायु जो थी वो नॉर्मल थी, मतलब यहाँ जो हवा थी चारों प्लेटफॉर्म पर जो हवा थी वो नॉर्मल थी। ठीक है। अब लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या आई, ट्रेन आई, ठीक, तो ट्रेन आई तो जो यहाँ पर वायु थी, जो यहाँ पर हवा थी, ठीक, तो ट्रेन उस हवा को अपने साथ लेके चली जाएगी। कहाँ लेके चली जाएगी, अपने साथ लेके चली जाएगी। अब बर्नौली की थ्योरम क्या कहती है, बर्नौली की थ्योरम ये कहती है कि जहाँ पर भी क्या होगा, वायु कम होगी तो वो वायु हमेशा अधिक दाब कम दाब से अधिक दाब की ओर, अधिक दाब से कम दाब की ओर चलेगी। अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है हमेशा वायु। ठीक है, क्या चलती है, वायु। अब यहाँ वाली वायु जब ट्रेन के साथ चली जाएगी तो यहाँ का जो दाब है, प्रेशर है यहाँ के स्थान का, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो इस प्रेशर को, इस दाब को, इस स्थान को भरने के लिए जो व्यक्ति के पीछे वाली हवा होंगी, व्यक्ति के पीछे वाली हवा होंगी, ठीक है, तो वो हवा क्या होंगी, वो इस स्थान को भरने के लिए इधर से इधर की ओर दौड़ेंगी यहाँ से। ठीक है, तो जब वो हवा इधर की ओर चलेंगी तो व्यक्ति जो हो, व्यक्ति उनके बीच में बाधा का काम करेगा, रोकेगा उन हवाओं को। अब ट्रेन की स्पीड अगर ज़्यादा हो, ट्रेन की स्पीड ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा स्पेस खाली कर देगा, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस खाली कर देगा। तो उस ज़्यादा स्पेस को भरने के लिए यहाँ से ज़्यादा मात्रा में हवा चलेगी। तो जब ज़्यादा मात्रा में हवा चलेगी तो वो व्यक्ति इस वजह से आगे की ओर झुक सकता है। क्लियर है बात। ऐसा देखो ट्रेन के साथ ही नहीं, ऐसा तब भी होता है जब मान लो आप बाइक चला रहे हो। आप क्या चला रहे हो, बाइक चला रहे हो। ठीक है, आप क्या चला रहे हो, बाइक। ठीक है, अब यहाँ से आपके साइड में से कोई एक भारी वाहन गुजर गया, जैसे मान लो ट्रक गुजर गया। ठीक, तो यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ से ट्रक गुजर गया। तो ट्रक के गुजरने पर आपकी बाइक जो है इसकी साइड को घूम जाती है, इधर की साइड से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपके पास वाली वायु होती है ट्रक के आने से पहले तो नॉर्मल थी, लेकिन ट्रक उस वायु को क्या अपने साथ लेके चला गया, तो वहाँ पर वायु का स्पेस खाली हो गया। तो आपके इधर वाली जो हवा है वो उस स्पेस को भरने के लिए आपकी बाइक को, मतलब इधर की साइड चलेंगी। अब आपकी बाइक जो हो बीच में आएगी, बाधा बनेगी। ठीक है, तो वो आपकी बाइक को भी इधर की साइड पेल देंगी, मतलब इधर की साइड को कर देंगी। ठीक है, तो इस वजह से जो हो वो, अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, इस वजह से इस क्वेश्चन में जो व्यक्ति है वो गाड़ी की ओर गिर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण हवा से जल में प्रवेश करती है तब उसका अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होगा, आपतन कोण से अधिक होगा, आपतन कोण के बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन क्या होता है, देखो अपवर्तन ये होता है कि जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, कहाँ से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। विचलित कैसे हो जाती है, देखो जैसे मान लो अगर हल्के माध्यम से, हल्के माध्यम को फिजिक्स में बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं, विरल माध्यम से। ठीक, सघन माध्यम में, सघन का मतलब होता है भारी, भारी माध्यम में। अब हल्का भारी कैसे, जैसे हल्का माध्यम होता है हवा, वायु। ठीक है, तो वायु में तो कोई ज़्यादा इतना प्रभाव नहीं पड़ता। और सघन माध्यम होता है जल।
अगर मैं आपसे कहूँ कि हवा में दौड़ जाओ, तो हवा में अगर आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हो ना, तो जल में आप 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही दौड़ोगे। क्यों? क्योंकि जल सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम है। ठीक, तो देखो जब भी कोई किरण हल्के माध्यम से भारी माध्यम की ओर आएगी, हल्के माध्यम से भारी माध्यम की ओर जब भी कोई किरण चलेगी, ठीक है, तो वो अभिलंब होता है यहाँ पर, इस माध्यम के अभिलंब, लंबवत खींचा गया लंब। ठीक, तो वो ऐसा आनी तो ऐसा चाहिए थी यहाँ से इधर से, लेकिन वो ऐसा ना आकर अपने मार्ग से विचलित यानी इधर की साइड को हो जाएगी। ठीक, अब देखो यहाँ हवा से जल में जा रही है किरण, तो हवा हल्का माध्यम हो गया, जल कैसा है, जल भारी माध्यम हो गया। ठीक, तो यहाँ पर आपतन कोण तो ज़्यादा है, आपतन कोण ज़्यादा है, देखो आपतन कोण का मान ज़्यादा है। ठीक, और जब ये नीचे की साइड को झुक जाएगी तो यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो आपतन कोण से क्या होगा, कम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पोलियो रोग किसके कारण होता है? सही आंसर है विषाणु, विषाणु के द्वारा पोलियो रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा उत्पन्न करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जनित्र, जनित्र को जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब शादी वगैरह का फंक्शन होता है और वहाँ पर बिजली चली जाती है, ठीक है, तो बिजली चली जाती है तो तुरंत क्या बोलते हैं कि जनरेटर चला दो, जनरेटर चला दो तो बिजली आ जाएगी, बिजली आने का मतलब विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।